नमस्कार, मैं हूं हितेंद्र भदौलिया और आप देख रहे हैं SR अशोकनगर। और इस समय अशोकनगर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मंदसौर मिल को लेकर है। करीब 22-23 बीघा की ज़मीन, जिसकी कीमत आज की स्थिति में 500 करोड़ से ज़्यादा की आंकी जा रही है। इसको बचाने को लेकर एक संघर्ष समिति जो पहले से काम कर रही है वो एक्टिव हो गई और दूसरे लोग भी इसमें आ गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक ने इसको लेकर एक पत्र प्रशासन को लिख दिया है। हाल ही में हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें इसका जो मालिक था किसी ज़माने में, उसके वारिसान को इसका मालिकाना हक देने की बात कही गई है। अब समिति दोबारा से जो है प्रशासन से ये मांग कर रही है कि वो इस मामले में अपील दायर करे और इस बेशकीमती ज़मीन को जो जनहित में उपयोग की जानी चाहिए, शहर की संपत्ति है, इसको बचाया जाए। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दरअसल ये मंदसौर मिल है क्या चीज़ थी। तो कुछ वर्ष पहले जब ये मंदसौर मिल पूरा एक खंडर जैसा इलाका हुआ करता था, यहाँ लोग नहीं होते थे, आजकल ये पूरी बस्ती के रूप में आप देख रहे हैं इसको। ये जो सामने पीछे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें 2-3 कमरे कुछ गार्ड के थे और कुछ फैक्ट्री के रूप में थे। ये इसका एक दरवाज़ा था। अब यही अवशेष बचे हैं। पिछली साइड इसमें लोगों का रहना शुरू हो चुका है। तो लंबे समय तक करीब जो है 100 वर्ष तक ये ऐसी हालत में डरी रही। हाल ही के दिनों में यहाँ पर लोगों की एक पूरी की पूरी बस्ती हो गई है और इस बस्ती के लोगों को भी प्रशासन ने नोटिस दे दिया है। इस मामले में अलग से बात करेंगे, मगर लोगों के मन में हमेशा से ये था कि एक्चुअली में किस तरह की फैक्ट्री थी, क्या होता था। तो फैक्ट्री के नाम पर एक स्ट्रक्चर भर बना था और इसकी भी एक अलग कहानी है कि इसको बनाने के पीछे क्या राज रहा है। मगर इस समय हमारे बीच में नगर विकास समिति के प्रतिनिधि के रूप में उपेंद्र पारासर जी हैं। पारासर जी, आपसे ये जानना चाह रहे थे कि एक लंबा संघर्ष इसको लेकर रहा है और हाल ही का जो आदेश आया है, अब उसके बाद क्या प्रक्रिया है और क्या करने वाले हैं आप लोग? सम्मानीय भदौलिया जी, आप जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये जो हमारी नगर विकास समिति है, इसमें आदरणीय ओम प्रकाश चौधरी जी, कमल सिंह जी, बाबूलाल जी, स्वर्गीय प्रेमनारायण शर्मा जी, दशरथ सिंह जी आदि लोग हुआ करते थे। एक बार बीच में भी हम लोगों ने कुछ कलेक्शन 500 रुपये के लिए 500 रुपये किया था, तब हाई कोर्ट में सारे लोग गए हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो माननीय सिंगल बेंच ने जो अभी आदेश दिया, उसमें मुख्य बिंदु ये है कि पट्टे की कॉपी उनके पास नहीं थी जी। इसलिए पट्टे की कॉपी न होने के कारण वहाँ पर नगर विकास समिति और शासन को उसमें हारना पड़ा। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया हुआ है उसमें कि लंबे अंतराल तक आपकी समिति या सरकार क्या सोती रही। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉपी मेरे हाथ में है, ये पट्टा अब मिल गया है। ये पट्टा मिल गया है। ये मैं आपको इसको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। पट्टे का थोड़ा सा वैसे बता दीजिए, क्या है इसमें? इसमें 2 कानून हुआ करते थे जी। एक कानून हुकुम मराजी और एक माल। मराजी में जो पट्टा दिया जाता था वो अस्थायी पट्टा होता था, किसी फैक्ट्री लगाने के लिए या विकास के लिए, क्षेत्र का विकास हो। मराजी में जब पट्टा दिया गया तो शासन का, उस समय की सरकार का, सफदर सिंह वहाँ के लम्बरदार थे, वो यहाँ के सरपरस्त थे, उनके मराजी दिया गया। मराजी में आप पट्टा लगाएं, आप मिल लगाएंगे। मिल लगाने के यदि अपनी शर्तों का उल्लंघन आप करते हैं जी, तो आपसे ज़मीन वापस ली जाएगी। कुछ समय तक तो यहाँ के सेठ जो मुरलीधर थे, उनकी काफ़ी ज़मीन यहाँ और भी है आसपास के क्षेत्र में, उन्होंने इसका पालन किया। किंतु उनके चले जाने के बाद वारिस, उनके कोई पुत्र नहीं था, अचानक उनका कोई वारिस आता है, उसके नाम ज़मीन कृषि भूमि में तब्दील होती है। जबकि आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, मराजी में कानून में तब्दीली ज़मीन की नहीं होती, चूँकि 100 साल के लिए दिया गया था। वो आते हैं और ज़मीन का भूमि स्वामी बनते हैं। बिल्कुल ही कानून के खिलाफ ये हुआ और उन्होंने इसकी रजिस्ट्री विभिन्न लोगों के लिए कर दी। क्योंकि उन लोगों को जिन्होंने ये ज़मीन खरीदी, शायद उनको भी इस बारे में पता नहीं था। ये ज़मीन फिर से भूमाफियाओं के चंगुल में जाने लगी। सबसे पहले यहाँ SDM साहब के यहाँ केस चला, उसमें सरकार जीती। माननीय कलेक्टर महोदय थी उस समय, तब सरकार जीती, सरकार जीती, उसको निरस्त कर दिया। इसके बाद आप कमिश्नरी में भी जीते। उसके बाद हारे कहाँ पे? राजस्व मंडल में। राजस्व मंडल से हारना शुरू हुआ। राजस्व मंडल ने भी, मैंने देखा हुआ उनको ऑर्डर, उसमें भी उन्होंने 2 ही बात कही, आप पट्टे की मूल कॉपी लाइए, इतने दिन गायब कहाँ रहे। दोनों प्रक्रियाओं पर जो उसके बाद हमारी कह सकते हैं प्रशासनिक कुछ ना कुछ लचरपन रहा है, लोग वहाँ पे अपेयर नहीं हुए या शासन अपेयर नहीं हुई, तो हमको सिंगल बेंच में ही हार का सामना करना पड़ा। अभी हम पूरी तरीके से हारे नहीं हैं, अभी 45 दिन का समय डबल बेंच में जाने के लिए। अब इसकी अपील डबल बेंच में की जाएगी। हमारी आपकी समिति भी इसमें जो है अपनी तरफ से जो है प्रयास कर रही है अपील करने के लिए? बिल्कुल हमारी समिति इसमें जाएगी और गैर राजनीतिक समिति है, सारे शहर के नागरिक हैं वो लोग उसमें जाएंगे
और ये जो कीमती भूमि है, या तो इसमें कोई अच्छा प्रोजेक्ट आए या फिर जितने भी शहर के गरीब हैं उनको दोबारा इसमें बसा दिया जाए। ये जो मेरे पास जो पट्टा है, इसमें सेठ मुरलीधर ने भी स्वीकार किया हुआ है कि ये जो ज़मीन है मैं पट्टे पर ले रहा हूँ और आपके पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करूँगा, चूँकि उल्लंघन नहीं करूँगा, ये उन्होंने इसलिए दिया हुआ है। तो ये सब पूरा मसला है। जनता चूँकि सार्वजनिक जगह है और 500 करोड़ के लगभग इस संपत्ति की प्रॉपर्टी है, जनता की प्रॉपर्टी है, तो जनता क्यों ना लड़े और लड़ेगी। आप जैसे लोग इसके लिए बार बार उठाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोकनगर जिले के इस समय के सबसे चर्चित और बड़े मुद्दे मंदसौर मिल के मामले को लेकर मैं आपके बीच में हूं और खड़ा भी इस समय मंदसौर मिल में ही हूं। लोगों को बेहतर चीज़ें समझ में आ सकें, इनसे जुड़ी बहुत सारे अलग अलग तरह के जो बिंदु हैं वो उनके बीच में जा सकें और एक सरकारी ज़मीन कैसे जो है लोगों के बीच में गई, कैसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास किया, कैसे ये निजी हुई और इस पर एक लंबी लड़ाई लगातार चल रही है। कोर्ट के अलावा राजस्व मंडल और प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर भी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच में अशोकनगर के सीनियर एडवोकेट ओम प्रकाश चौधरी जी हैं, जो पिछले 2-2.5 दशक से इस पूरे मामले को लेकर काम कर रहे हैं। तो चौधरी साहब, पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। तो मंदसौर मिल का जो मामला अभी चर्चा में आया है, तो हम इससे का ये जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मंदसौर मिल यानी ऐसी काय की मिल है, क्या होता था, क्या रहा है, तो इसका थोड़ा इतिहास बताइए पहले तो। मिल इसलिए इसका नाम पड़ा जी कि जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है यहाँ मंदसौर मिल के सेठ ने कारखाना लगाने के लिए ये बिल्डिंग बनाई थी और इसलिए बिल्डिंग बनाई थी कि ये भूमि केवल कारखाना लगाने के लिए दी गई थी और इसका पट्टा स्टेट ज़माने से दिया गया था। कब, किस सन का रहा होगा? वो सन 2029 का 1929 का लगता है मुझे, 13/10/29 का। और उस पट्टे के बाद जब जमींदारी और स्टेट जब मर्ज हुई तो ये ज़मीन ऑटोमेटिक शासकीय हो जाना चाहिए था। ऐसा सारे जमींदारों को कि भूमियाँ शासकीय घोषित हुई हैं, इसलिए ये भूमि भी शासकीय होना चाहिए था। पर दुर्भाग्य क्या हुआ कि जैसे ज़मींदारी ख़त्म हुई तो ये भूमि सेठ शांतनु ने अपने भांजे के नाम पर, जो उसका विधिवत उसका सक्सेसर नहीं था, उसके नाम पर यह भूमि का नामांतरण करा दिया जी और इस पट्टे की भूमि का भूमि स्वामी बन गया। जबकि भूमि स्वामी तो बन सकता है पर यह भूमि अहस्तांतरणी के रूप में दर्ज रही है, इसलिए इस भूमि को सक्सेसर के नाम पर विक्रय नहीं किया जा सकता। सेठ ने क्या किया कि इस भूमि को लंबे समय तक साइलेंट रही, ना तो इस भूमि पर कृषि हुई, ना इस भूमि पर कारखाना चला। अच्छा, जिस नाम से या जिस फैक्ट्री के लिए वैसा क्या, कौन सी फैक्ट्री बनाना, क्या काम होने वाला था? जीनिक फैक्ट्री लगाने के लिए ये दी थी, धागा बनाने की। पर धागा बना ही नहीं, केवल स्ट्रक्चर बिल्डिंग के 4 दीवारें खड़ी कर और छोड़ दिया उसने। और नाम बदलते बदलते आज इस स्थिति में आ गया कि इस भूमि को बेचना शुरू कर दिया उसने भूमि स्वामी बनकर। इस बात की आपत्ति हम लोगों ने, हमारी उस समय अध्यक्ष उद्धव सिंह जी हुआ करते थे, और वो आपत्ति हमने हाई कोर्ट में जाके लगाई थी और उसमें इसलिए लगाई कि यह ज़मीन पट्टे की भूमि है और कंडीशनल कारखाने के लिए दी गई थी। मतलब आपको जब पता चला कि इसका विक्रय कर दिया गया तो आप लोगों को इसके खिलाफ में गए और हमने एक बैठक की और बैठक में कहा कि हमने इसकी लड़ाई शुरू की। तो हमारा भी मंतव्य इतना ही है कि इसका उपयोग जनहित में होना चाहिए कि जिस शहर की मध्य की भूमि है, 500 करोड़ रुपए से ऊपर की इस भूमि की वैल्यू है और यह भूमि ऐसे व्यक्ति के द्वारा हड़पी जा रही है कि जिसके नाम पर हज़ारों बीघा ज़मीन थी उस समय और आज भी बहुत बड़ा सेठ रहा है जी। और केवल और इस ज़मीन का उपयोग करने के लिए कुछ नेताओं के द्वारा इस ज़मीन को खरीदने का प्रयास किया और ख़रीदी भी गई और आज स्थिति ये आ गई कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया और उसमें सेठ शांतनु की स्वामित्व की भूमि मान ली। अच्छा, ये जब भी जो ज़मीन होती है उसका रूप बदला जाता है या उसका स्थायी जो है कृषक बना दिया जाता है, तो इसकी प्रक्रिया होती है। तो पट्टे की ज़मीन तो पहले तो किसी तरह से स्थायी हो नहीं सकती। तो कहाँ इसमें त्रुटि कहाँ हुई? त्रुटि ये हुई कि भूमि स्वामी के बाद में जो उस बहन के लड़के के नाम पर ज़मीन आई, उस समय कोई इंदराज नहीं हुआ किसी फाइल से जी, प्रकरण नहीं चलाया और सीधी शांतनु ने अपने भांजे के नाम पे जमीन करा ट्रांसफर कर दी। तो V1 में इसके नाम पे जो है वो दिखने लगे। और उस जमाने में कोई ऐसा ध्यान देता नहीं था क्योंकि जमीन में कोई वैल्यू नहीं थी, जमींदारी समाप्त हो रही थी। तो तहसील से मिलकर उसने अपने भांजे के नाम करा दी और भांजे के नाम कराने के बाद वो लंबे समय तक पड़ी रही।
और फिर वो भूमि स्वामी के नाम होते 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 आज इस स्थिति में आ गई। अच्छा, सबसे पहले इस पर जो है संज्ञान किसने लिया और ये कैसे पता चला कि ये बिक रही है और इसको सरकारी काम में लेने का उपयोग तो क्या कि शहर में एक चर्चा चली कि ये भूमि बेच दी गई सेठ के द्वारा, ऐसी जानकारी हमको मिली। उधम सिंह जी उस समय बहुत सक्रिय थे, हम लोग जूनियर थे, तो उधम सिंह जी ने एक बैठक बुलाई और उसमें ये बात बताई कि यार सेठ ने ज़मीन बेच दी और बहुत लोग, कुछ लोग जहाँ बाउंड्री कर रहे हैं, जहाँ खम्भे गाड़ रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी जब हमने एसडीओ और कोर्ट से ली तो उन्होंने कहा कि सब ज़मीन तो बेचने की जानकारी तो है। तो इसकी जानकारी जब हमने ली तो हमको मालूम पड़ा कि कमिश्नर के द्वारा ये भूमि उसके नाम पे कर दी गई। तो उसकी नकल लेके फिर हम हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में हमने दखल दिया कि साहब ये शासकीय ज़मीन है और इसको शासकीय घोषित किया जा रहा है। तो उसके पहले या बाद में गुना कलेक्टर रही जो है नीलम, उनने भी उसको जो है क्या हुआ, गुना कलेक्टर के संज्ञान में जब बात आई जी, तो गुना कलेक्टर ने इसको सोमोटो में लेकर और इस भूमि को उसके नाम पर जो पट्टे के नाम पर भूमि स्वामी था उसको निरस्त करते हुए और शासकीय घोषित किया। और इसके खिलाफ में वो फिर कमिश्नरी में गया, कमिश्नर ने भी निरस्त किया, फिर वो बोर्ड में गया तो बोर्ड ने दोनों फैसले निरस्त कर दिए। तो बोर्ड ने उसको जो है मालिकाना हक दे दिया। उस मालिकाना हक दे दिया और उस ऑर्डर से ही वो भूमि स्वामी के रूप में अपने आप में इंदराज कराता चलाया लगातार। तो इसके बाद फिर कोर्ट में, फिर इसके बाद में फिर हाई कोर्ट में गए, फिर शासन प्रशासन हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने फिर लौटा दिया कि आप इनको सुनकर कार्रवाई करें जी। तो बोर्ड ने फिर वैसे वैसा ऑर्डर पास कर दिया, फिर उनको अपना अधिकारी बना दिया। फिर शासन हाई कोर्ट में गया। अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि भूमि स्वामी वही है। तो अभी जो आपने ज्ञापन भी दिया है और प्रशासन से कुछ मांग भी की है, तो अभी क्या कमी रही और क्या मांग आप इसको? हमारा जो है कि माननीय हाई कोर्ट ने केवल 2 पॉइंट लिखे हैं कि एक तो जो लिखा कि लंबे समय से शासन कहाँ सोती रही, वो 40 साल तक उसने कार्रवाई क्यों नहीं की। जो भूमि शासकीय होती है और शासन ही उसका मालिक है, उसके लिए कोई लिमिटेशन तो कानून में होता नहीं है, क्योंकि इलीगल कार्रवाई हो रही है। तो आप ये इसको चुनौती दे रहे हैं कि 40 साल या 50 साल की समय सीमा पर जो है बाउंडेशन नहीं होता उसमें, क्योंकि भूमि शासकीय है। और अगर ये शासकीय अगर भूमि ट्रांसफर होती है उसका कानून है, या तो पट्टा हो, लीज हो, कोर्ट की डिक्लेरेशन हो, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जो आदेश हुआ था इसको सरकारी करने का, उसमें ये रहा होगा कि उस समय चूंकि जो पट्टे की शर्तें होती हैं उसका उल्लंघन होने पर ये स्वतः जो है सरकारी कोर्ट ने लिखा है और उस लिखा कि जिनी फैक्ट्री के लिए दी गई थी और फैक्ट्री नहीं लगाई गई, इसलिए इसको निरस्त की जाती है। अब चूंकि हाई कोर्ट का जो अभी फैसला आया उसमें फिर से इसको जो है मालिकाना उनको दे दिया गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? तो हम इसके इसी पॉइंट पर हमने माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीओ महोदय से निवेदन किया है कि आप इसकी डीबी में अपील करें, और वो तैयारी कर रहे हैं और अपील हो रही है। और इस पॉइंट पर अपील होगी कि ये पट्टे की भूमि है, क्योंकि हाई कोर्ट ने पट्टे के पॉइंट पर कुछ भी अपने आदेश में नहीं लिखा कि भूमि स्वामी ये कैसे हुआ और पहले शासन भूमि स्वामी आप इसके पट्टे से जो है मालिकाना होने वाले प्रकरण को ले रहे हैं और साथ में एक चुनौती ये भी दे रहे हैं कि समय सीमा पर लेकर जो कोर्ट ने कहा है उस पर जो है दोबारा से सुनवाई हो, जो वैधानिक पॉइंट है। और हमें आशा है कि इस पॉइंट पर शासन जीतेगी और ये समिति इस समिति के द्वारा इस प्रकरण में गंभीरता से भाग लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम पार्टी बनकर हाई कोर्ट में दखल देंगे और अपन पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये थे अशोकनगर जिले के वरिष्ठ जो है अधिवक्ता ओम प्रकाश चौधरी जी, और लंबे समय से इस मंदसौर मिल की ज़मीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज भी उसको लेकर लगे हुए हैं। और इनका मानना है कि जिला बनने के बाद इस ज़मीन का उपयोग सरकार अपने स्तर पर करे, कलेक्टेड नहीं बन पाई तो कोई अस्पताल या दूसरी चीज़ यहाँ बनाई जा सके। देखना है ये संघर्ष कितना लंबा होता है और इस ज़मीन को लेकर आखिरी में क्या फैसला आता है। अशोकनगर की जो मंदसौर मिल वाली ज़मीन का मामला है, जो इस समय अशोकनगर जिले में सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है, इसको बचाने के लिए कई सारे स्तर पर लोग काम भी कर रहे हैं। सरकार के तौर पर अपनी स्थिति जो है आगे से स्पष्ट होगी, मगर विपक्ष इस मामले में अपनी भूमिकाएं तय कर चुका है। अशोकनगर के विधायक हरिबाबू राय इसमें एक पत्र कलेक्टर को लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने इसकी अपील करने के लिए बोला। उसके पहले भी इसको लेकर जो संघर्ष समिति है वो लगातार काम करती रही है। तो कांग्रेस की तरफ से जो है रितेश आज़ाद हमारे बीच में, रितेश लगातार इस पर जो है लोग चर्चा कर रहे हैं और बड़ा विषय भी बना हुआ है। तो विपक्ष के हिसाब से अगर हम देखें तो इस पूरे प्रकरण को किस तरह देख रहे हो? देखिए, वर्तमान में जो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं कि भूमाफियाओं का दौर है अशोकनगर में, सभी जगह पूरे मध्य प्रदेश में। और हमारे यहाँ के सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा भी था कि मैं भूमाफियाओं को जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन वास्तविकता में अगर हम इस जगह की बात करें जो कि 27 बीघा तथा कथित 5 हेक्टेयर भूमि है, पूरे शहर में आरोप यही लग रहे हैं कि भूमाफियाओं की नज़र इस
तथाकथित 500 करोड़ की भूमि पे पड़ चुकी है। अच्छा, ये कुछ कल हम देख रहे थे, एक सूची भी थी कौन कौन से लोग हैं जिनके नाम ये बेची गई थी, वो नाम भी शायद कुछ ओपन हुए हैं अब जो है। नहीं, जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदी हाँ। वो उनका व्यक्तिगत मामला है जी, उनको बरगला के दी गई और मेरी उनके प्रति सहानुभूति है। अगर ये ज़मीन शासन जीत जाता है, जो कि हम जिताने के लिए पूरे भरसक प्रयास कर रहे हैं, और जो भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे, जनता की ज़मीन वापस लाएंगे, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है। तो लेकिन उनको आपको क्या लगता है, उनको पता ही नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन खरीद रहे हैं वो? अब वो जो भी रही हो, देखिए लालच भी एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोग लालच में आते हैं, पेश बहुत लोगों को की गई होगी, कुछ लोग लालच में आ गए, नुकसान तो उनका होगा, सहानुभूति है। तो अभी आपके तरफ से वो आपकी पार्टी के विधायक ने इसको लेकर जो है कलेक्टर को पत्र लिखा, क्या मांग क्या कर रहे हैं अब आप इसमें? उसमें हमने ये मांग की है कि जिस प्रकार से कुछ पत्रिकाओं के माध्यम से हमको सूचना मिली कि इसमें प्रशासन की लापरवाही रही अपने केस को एक अच्छे तरीके से पेश करने में, जिसकी वजह से सिंगल बेंच ने ऑर्डर शासन के खिलाफ दिया। आप एक बहुत व्यवस्थित तौर पे डबल बेंच में रिट अपील लगाइए और रिट अपील लगाने के बाद इसको अच्छा वकील करके फाइट कीजिए, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये जनता की ज़मीन है, बहुत महत्वपूर्ण ज़मीन है। यहाँ पर जिस व्यक्ति को ये ज़मीन कारखाने के लिए दी थी, उसने ना तो कभी कारखाना चलाया यहाँ पर और ना ही यहाँ पर कभी खेती की, और वो व्यक्ति आज वहाँ पर कोर्ट में जाके बोल रहा है कि मैं यहाँ पर खेती करता था और ये खेती की ज़मीन है, कारखाने की ज़मीन नहीं है। और यहाँ पर एक एक व्यक्ति एक गवाह है कि पिछले 60 सालों से लगातार इस पर संघर्ष चल रहा है, और हाई कोर्ट में जज साहब ने ऑर्डर में ये लिखा है कि यहाँ पर करीब 45 वर्ष तक प्रशासन सो रहा था, उसने कोई हरकत नहीं की, तो ये प्रशासन की लापरवाही है। लेकिन एक मिनट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आप अगर वो रिट अपील को उठाएंगे, करीब 200 पेज की रिट अपील है, और आपको ज़रूरत हो तो मुझसे लेना, मैं आपको बताऊँगा कहाँ है। 1967 में इसके खिलाफ में आवाज़ हुई, 1980-81 में इसके खिलाफ में आवाज़ उठी, 1962 में इसके खिलाफ में आवाज़ उठी, और 1985 में सरकार ने इस भूमि को अधिग्रहण करने के लिए प्रयास शुरू किए थे। तब जो मुरलीधर सेठ थे वो हाई कोर्ट गए थे कि ये मेरी भूमि है, मैं इसका भूस्वामी हूँ, सरकार हाउसिंग बोर्ड के लिए इसको अर्जन कर रही है। तो इस प्रकार का जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका ये कहना कि सतत रूप से शांति पड़ी रही पिछले 50 सालों में, ये गलत है। हर 2-5 साल में मामला सतत रूप से उठा है, और जनता पहले दिन से ये कह रही है कि ये ज़मीन जो है जनता की ज़मीन है, शासन की ज़मीन है। चूँकि जनता की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, और जनता के लिए इसका उपयोग हो सके, होगा। इसके लिए कांग्रेस एक आंदोलन के मूड में है, या अभी फिलहाल आवेदन ज्ञापन पर ही मामला? नहीं, इसमें आप सिर्फ कांग्रेस अकेली की बात नहीं है, ये भाजपाइयों की बात है। विपक्ष के तौर पे हम नगर विकास समिति के साथ सहयोग कर रहे हैं, और अपने स्तर पे हमारे जो विधायक महोदय ने भी एक पत्र लिखा है, मैं भी एक पत्र लिखूंगा, और नेता प्रतिपक्ष के तौर पे आगामी 28 तारीख को मैं नगर परिषद में इसका मुद्दा उठाऊंगा कि नगर पालिका परिषद इसमें एक पक्षकार पार्टी बने और अपना मजबूती के साथ, हाँ, ये नगर पालिका की जमीन है, इसका कितना उपयोग हो सकता है। और बात रही जरूरत पड़ने पे अगर कार्रवाई प्रॉपर तरीके से प्रशासन नहीं करता है तो इसका हमारे विधायक के माध्यम से विधानसभा में प्रश्न लगाया जाएगा कि ये पिछले 40 वर्षों से क्यों इतनी शिथिलता बरती जा रही है प्रशासन द्वारा। तो मंदसौर मिल का मुद्दा इतना आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब नगर विकास समिति के अलावा विपक्ष भी इस मामले को अपनी तरह से जो है देख रही है और इस पर लगातार काम कर रही है। तो जितने भी लोग इस शहर को समझने वाले हैं या इसको लेकर जो है कुछ करना चाहते हैं, उनको ये लगता है कि अगर ये ज़मीन बचती है तो कि बड़े काम के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, और अगर ये संघर्ष यहाँ ख़त्म होता है तो हर बार की तरह कोई बड़ा जो फैसला होता है वो हो जाएगा, और ये ज़मीन जिन लोगों के नाम चल रही है वो अपने आप इसको जो है उपयोग करने लगेंगे। वकील साहब, इस मामले में आप एक चीज़ ये बता रहे थे कि ये ज़मीन का जो लैंड यूज़ है उसको लेकर स्वयं जो इसका जो है पट्टाधारी उसने भी कोई बात जो है पूर्व में कही है। हाँ, कहिए ना जी। ये प्रकरण क्रमांक चला है ये जी तहसील में 14/59/81। कौन से सन में रहा होगा सर ये? 81। हाँ। उसमें जवाब दावा दिया है इसने जी तहसील में सेठ मुरलीधर ने, उसमें साफ लिखा है कि फैक्ट्री ये तहत नोटिस देकर जवाब तला है आराजी फैक्ट्री के लिए वह मुंजिब का असूल आराजी गवालियर स्टेट हालान 13/5/59 को मिली है, और उसमें आराजी खलियान की होकर खलियान ही मालिक है। आखिरी में उसने क्या कारखाना के लिए मौजूद है खुद के तहसील हाजा में ऐसा आराधी का तो जो गवालियर स्टेट भरा गया, तो तहसील ने अपने हुक्म में साफ लिख दिया कि इस आराधी से 47 करोड़ नहीं।
है कि कृषि भिन्न आशय के लिए है अराजी दी गई है, इसलिए कृषि भिन्न आशय में भूमि का उपयोग खिलाफ वर्जी में नहीं आता है अराजी अब म्यूनसिपैलिटी कमेटी की बाउंड्री में है। तो आखिरी में इसने लिखा है कि उपरोक्त बड़ी बातों पर गौर फरमाते हुए अब तहसील से बुनियादी कार्रवाई की जरूरत नहीं आती है, कृपया मामले को दाखिल दस्तर किया जाए। तो मतलब इसमें किस तरह का नोटिस क्या मिला था इसको? नोटिस मिला था कि जो कानून आराजी वो स्टेट का टाइम का कानून था उसके तहत कार्रवाई करने का, लेकिन जो नया कानून आ गया था उसके अनुसार कार्रवाई करें ये ले। मतलब इनने ये ले दिया कि साहब हम इसमें जो है किसी भी तरह की खेती या कुछ नहीं करते ही नहीं है ना, और इसका उपयोग सिर्फ जो है कारखाने के लिए। तो जब ये स्वयं सिद्ध है कि उसने खुद ये स्वीकार किया है और माना है, तो फिर इसका विक्रय कैसे किया जा सकता है? नहीं, विक्रय का सवाल ही नहीं उठता, उसे अधिकार ही नहीं है भाई। टाइटल जो उसे मिली है वो तो जीनिंग फैक्ट्री और तेल कारखाना के लिए मिली थी, और वो लीज एक तरह से लीज का पट्टा था। और पट्टे की ज़मीन में विक्रय की नहीं जा सकती है, और पट्टा जैसे ही उसने जो उल्लंघन किया है लीज का, उसके आधार पर उसको तो अधिकार ही नहीं रहा है। शासन में बेस्ट होना चाहिए ज़मीन। उस समय के अधिकारी कर्मचारियों ने इस भूल की है कि जैसे ही उसने लीज का उल्लंघन किया था शासन में बेस्ट कर देते, उसको हटा देते। मंदसौर मिल के मामले पर आपने कई सारे जो लोग जो उसके लिए काम कर रहे हैं उनके द्वारा और लगातार इस पर जो मेहनत कर रहे हैं उनके द्वारा इसको समझने का प्रयास किया। प्रशासनिक रूप से भी अब इस पर अपनी चीज़ें शुरुआत करने की बात कही जा रही है। मुद्दा ये है कि उस समय जब 1929 की बात कर रहे हैं, समय हुआ करता था सिंधिया राजवंश का, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए मंदसौर के एक सेठ को जो है ये ज़मीन दी थी और यहाँ धागा फैक्ट्री लगाने के काम के लिए दी थी, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके और यहाँ की जो ज़मीन में कुछ ऐसी चीज़ें उत्पादन की जा सकें जो किसानों के लिए लाभदायक भी हो सकें। उस समय तत्कालीन जो राजा महाराजा रहे या जो भी साहूकार यहाँ के लोग रहे जो इस ज़मीन को देखते थे, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया और 99 साल के लिए माना जाता था ये पट्टे की ज़मीन दी जा रही है। इस बीच में कोई कैसे इसका मालिक बन सकता है और कैसे इसको जो है बेच सकता है, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये 99 साल की जो लीज दी गई थी, अगले 2 साल बाद उसकी सीमा भी खत्म होने वाली है। तो स्वतः ही 2-3 साल बाद ये मान लिया जाए कि अगर 99 साल के लिए आपको दी भी थी तो आप 99 साल तक इसमें उत्तराधिकारी वारिस कुछ भी रहे हो, पर इसके बाद ये सरकारी हो जाना ही चाहिए। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और उम्मीद ये की जा रही है कि अशोकनगर शहर में इससे बड़ी कोई ज़मीन नहीं है और जनहित के बहुत सारे ऐसे विषय और मुद्दे हैं जिसमें इस तरह की ज़मीन को उनको ज़रूरत है। तो उम्मीद की जानी चाहिए जनता की तरफ से कि ये ज़मीन फिर से जनहित के कामों में उपयोग की जा सकती है।